हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। और सीधा यार स्टार्ट करते हैं, जो भी अच्छे सवाल है उनके सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। 15,000 यार अमित ने बोरो किए 10% पर एनम में 3 साल में, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा। इसमें लिखा है सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किए। ठीक है, पहली बात हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 15,000 इंटू 30/100 यही होगा, यानी कि कितना हुआ ये 4500 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, अब बोला कि यार ही इज अनेबल टू रीपे द लोन, मतलब वो लोन जो है वो 3 साल में पे नहीं कर पाया ऑन टाइम का, मतलब 3 साल में पे नहीं कर पाया, और उसके बाद 3 साल का एक्सटेंशन मांगा उसने। कोई दिक्कत नहीं। बैंक ने क्या किया, जो इंटरेस्ट मिला यानी कि 4500, उसको ये जो पहले 3 ईयर्स का जो प्रिंसिपल था ना, उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो पहले मतलब पहले 3 साल में हमारा प्रिंसिपल 15,000 था, उसमें 4500 ऐड कर दिया। ठीक है, प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब कि अब प्रिंसिपल जो नया प्रिंसिपल हुआ वो ये हुआ। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को बैंक ने 3 साल के लिए 15% के इंटरेस्ट रेट पे दे दिया। अब बोला नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा नया प्रिंसिपल बना। ठीक है, इसका अब क्या होगा कि 15% इसका निकालेंगे इंटू 3, तो हमारे पास इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारा, जो अब आएगा। ठीक है, और ये जो टोटल अमाउंट जो है अमित ने पे कर दिया एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट जो भी आएगा इसको हम इस वाले प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ लैंग्वेज का क्वेश्चन था, तो हम 195 इंटू 45 कर देंगे। 5274975, 0283780, 5772775 हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 9 2 12, 2 2 2, यहीं पे कुछ गलती हुई है क्या, एक बार देख लेना है। अच्छा, ये 8775 है, शिट। तो 9 8 17 ये 18 हो जाएगा एक्चुअली में, और ये 2 28275। ठीक है, तो बेसिकली बोला ये था कि 15,000, इसमें ओले बोर्ड वालों ने एक गलती सुधारी अपनी, कि उन्होंने यह लिख दिया कि बैंक ऐड कर रहा है इस इंटरेस्ट को पहले 3 साल का, और उस प्रिंसिपल में, यानी कि अब प्रिंसिपल जो नया प्रिंसिपल होगा ना वो 19500 हो जाएगा। कई लोग क्या सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम ले लेते हैं 15,000, जो कि सही भी है, लेकिन इसमें क्योंकि हमें बोल दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट हमने ऐड करके नया प्रिंसिपल ये बना दिया है। ठीक है, तो अब इस प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और अमाउंट फिर क्या होगा, पी प्लस एस एम। ठीक है, तो सिर्फ इस लैंग्वेज का खेल था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये मैं किस तरीके से करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। वर्क डन, मैंने हमेशा बोला है टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी। 9 एम की एक मैन की एफिशिएंसी मैंने एम मानी। ठीक है, तो 9 जनों की कितनी होगी, 9 एम इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, हमेशा इस चीज को हम फॉलो करेंगे। और सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 15 डेज बाय 13 वुमेन, तो मैंने एक वुमेन की एफिशिएंसी डब्ल्यू मानी, तो 13 वुमेन की 13 डब्ल्यू होगी, और कितने दिन लग रहे हैं, 15 दिन। तो एक्चुअली में क्या हुआ, 9 एम इंटू 13 क्या हुआ, 13 डब्ल्यू इंटू 15 हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, हमें हमेशा इसमें एम और डब्ल्यू का रिलेशन निकालना है, काम हो जाएगा। क्योंकि पूछा क्या है, 6 एम और 5 डब्ल्यू। ठीक है, कैसे होगा काम वो बताऊंगा। एम और डब्ल्यू का रिलेशन निकालना होता है, तो एम क्या आएगा, 13 से 13 कट जाएगा, और ये क्या होगा, 3 से 3, 5/3 डब्ल्यू। ठीक है, एम क्या होगा, 5/3 डब्ल्यू। अब आप देखो, क्या हम टोटल वर्क जो है उसको 9 एम इंटू 13 लिख रखा है। ठीक है, 9 एम इंटू 13। हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट व्हेन 6 men 5 women। पूछा हमें ये है कि टोटल वर्क जो है हमारा वो 9 एम इंटू 13 है मान लेते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 m + 5 w। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ डेज पूछे हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे डब्ल्यू है। अगर यहाँ पे भी एम होता तो पूरा एलिमिनेट हो जाता। इसलिए हमें एम और डब्ल्यू की रिलेशनशिप निकालनी होती है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से अब एलिमिनेट हो जाएगा। डब्ल्यू क्या है, 3m/5। यहाँ पे क्या होगा, 6m + 3m/5। ठीक है, और यहाँ 9 m इंटू 13 तो लिखा ही है। तो ये हुआ क्या, 33m/5 इंटू डेज। ये कितना हुआ, 9m इंटू 13, यही हुआ। 5w 3, अच्छा एक चीज गलती कर दी, इंटू 5 नहीं किया इसमें। एक्चुअली में यहाँ पे 5 और 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9m आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से 9 कट जाएगा, 9m से 9m, तो डेज कितने आ जाएंगे हमारे पास, 13 दिन। ठीक है,
तो हमें बेसिकली करना क्या है, एक तो इसका रिलेशन निकालना होता है एम और डब्ल्यू का, और फिर यहाँ पे एलिमिनेट कर देना होता है। फॉर्मूला हम सिंपल सा ये यूज कर रहे हैं, टाइम टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो इजीली सॉल्व होगा, बजाय कि किसी और मेथड के हम जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, इस वजह से क्योंकि ये है सोचने वाला क्वेश्चन। ये आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करेगा, ये क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी कितनी आपकी स्ट्रांग है, ठीक है। ना कोई कैलकुलेशन को टेस्ट करेगा, ना कुछ और, सिर्फ मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए एसएससी को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कैंडिडेट मिस इंटरप्रेटेड द टाइमिंग्स ऑफ एन इंटरव्यू एंड रीच द वेन्यू 35 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ शेड्यूल टाइम था 12 PM, 12 बजे कैंडिडेट का शेड्यूल टाइम था, शेड्यूल टाइम, ठीक है। लेकिन वो 35 मिनट पहले पहुंच गया है, 35 मिनट पहले पहुंचा यानी 11:25 AM पे ही पहुंच गया वो, ठीक है। कब पहुंचा? पहुंचा, ठीक है। आफ्टर 25 मिनट्स, इससे आफ्टर 25 मिनट्स 11:50 AM पे उसने प्रीज्यूम कर लिया कि इंटरव्यू जो है कैंसिल हो गया होगा, ओके। उसने प्रीज्यूम कर लिया कि 11:50 AM पे उसको लगा कि भैया इंटरव्यू हो गया है कैंसिल, कोई दिक्कत। सो ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम एट द स्पीड ऑफ, यानी 11:50 AM पे वो अपने घर जाने लगा। यहाँ पे ऑफिस मान लेते हैं, ठीक है। वो अपने घर जाने लगा, ठीक है। घर घर होगा उसका कहीं और होगा, ठीक है, बहुत दूर कहीं घर होगा, ठीक। विद स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर से वो घर जाने लगा। बट उसको रियलाइज हुआ कि भाई उसने बैग तो यहीं छोड़ दिया। मान लो यहाँ तक पहुंचा, उसको रियलाइज हुआ अरे यार बैग रह गया मेरा। उसके मन में ये ख्याल आया, अरे यार बैग रह गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ही कम्स बैक विद द सेम स्पीड, तो वो यहाँ से सेम स्पीड पे वापस आया और एंटर्स द ऑफिस अलोंग विद द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर के साथ ऑफिस एंटर किया, जो कि 5 मिनट लेट है। यानी कि वो यहां से गया और यहां तक वापस आने में 5 मिनट लेट है। इंटरव्यू का शेड्यूल टाइम क्या था? 12 बजे। यानी कि 12:05 PM पे इंटरव्यूअर आया होगा, और वो भी जब 11:50 से यहां से निकला और वापस यहाँ आया तो 12:05 पे पहुंचा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस हैड ही मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑफिस? ये डिस्टेंस हमें बेसिकली ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस डी है। भाई वो गया डी, तो आया भी डी होगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। और 11:50 पे वो निकला था, 11:50 पे वो निकला था, पहुंचा कब? 12:05 PM पे। यानी कि 15 मिनट, 15 मिनट उसे इस जर्नी को पूरी करने में लगे। मतलब ये है उसका ऑफिस, ऑफिस से वो कहीं बीच में रुका, बीच मान लेते हैं इसको, बीच, बीच में रुका, ठीक है। उसको याद आया कि बैग छूट गया, तो वापस से ऑफिस गया। तो एक डी इसने यहाँ किया, एक डी यहाँ किया, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? 1 किलोमीटर पर आवर से D/1, यहाँ भी 1 किलोमीटर पर आवर से गया, ठीक है। यहाँ भी 1 किलोमीटर पर आवर से गया, और टोटल टाइम हमें बोल रखा है 15 मिनट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल टाइम कितना होगा? 15 मिनट बराबर, पहले D/1 टाइम लगा होगा उसको, और वापस आने में भी उसे D/1 टाइम लगा। अब ये तो है 1 किलोमीटर पर आवर, ये है 1 किलोमीटर पर आवर, और ये है 15 मिनट। तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 15/60, 15/60 कर लेते हैं तो ये आर में हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2D। यानी कि डी कितना आएगा हमारे पास? 1/8 किलोमीटर। तो 1/8 किलोमीटर का क्या मतलब होगा? 1000/8 मीटर। तो 1000/8 कितना होगा? 125 मीटर, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली इंटरप्रेट ये करना था कि जब वो यहां से निकला और जब वो वापस आया, तो उसके बीच में उसे टोटल टाइम कितना लगा, ये इंटरप्रेट इस क्वेश्चन से हमें करना था। तो प्योरली मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैं कहूंगा गुड क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि इंसान का थोड़ा लॉजिक खुले कि कैसे सोचना होता है। तो आई वुड से नाइस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है यार क्वेश्चन नंबर 15। इसको मैं कैसे करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। टू प्रपोजल वर टू पुट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द वोटिंग। मैंने माना 100x लोग टोटल थे, 80%, 80x ने पार्टिसिपेट किया वोटिंग में, ठीक है। आउट ऑफ विच, इन 80x में से 5% जो थे, यानी कि 5% कितने होंगे? 4 वोट, 4x वोट वर इनवैलिड। तो इनवैलिड कितने हुए? 4x। वैलिड कितने रहे? 76x। कोई दिक्कत नहीं। द विनिंग प्रपोजल रिसीव 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स कितने थे? 76x। उसमें से विनिंग विनिंग कैंडिडेट कौन है? उसने 70% रिसीव किया, यानी कि 70/100 ऑफ 76x, ठीक है।
एंड वन बाय मार्जिन ऑफ 36,480 वोट्स। तो जो लूजिंग पार्टी होगी उसने कितने किए होंगे? 30/100 × 76 एक्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है 364, यानी कि 40/100 और 76x की वैल्यू कितनी गिवन है? 36480। तो भैया ये आएगा 2, ये आएगा 5, 2 से 2 18, 240, 2 से 38, ये कितना होगा? 912, 2 से 19, 2 से 45, 4560, 19, 238 और 7 से 240। तो 24 × 5 विच इज इक्वल टू 1200। तो ये हो गया हमारा 1200। और हमसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल टू वोट, वो तो 100x थे, तो 1200 × 100 कितने हुए? 1,20,000। ठीक है। तो कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, आपने देख ही लिया होगा मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, इसी तरीके से मॉक में भी किया था। अब ये वाला क्वेश्चन है मिक्सचर का। ठीक है, इसमें अपन लोग एकदम बेसिक से करेंगे। बेसिक ये है कि एक इस टू 2 से मिक्स हुआ है। ठीक है, तो 250 वाला एक के रेशो में मिक्स हुआ है। ठीक है, 250x मान लेते हैं। 300 वाला भी 3x। ठीक है, और थर्ड वैरायटी को हमने मान लिया कुछ y, और इसको 2x की क्वांटिटी में मिक्स कर दिया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको x वैक्स को हटा ही दो, क्योंकि वो तो रेशो ही है। ठीक है, तो इसको हटा ही दो यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट x लिख दो। ठीक है, इसको मतलब x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, कुछ भी। ठीक है, और बटे में 4, क्योंकि बटे में भी x आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 250x प्लस 300x प्लस 2xy लिखूं और बटे में 4x लिखूं, तो x से x कट जाएगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है उसको लिखने का। इसको डायरेक्ट वैसे ही कर देते हैं कि यूनिट मान लेते हैं इसको। तो बटे 4 यूनिट कितना होगा? 350। तो 2y कितना होगा हमारे पास? 1400 माइनस 550 कितना आएगा? 10×5 = 5, 13×5 = 8, 2y बराबर 850, तो 425 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कोई डेविएशन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, हमने सीधा मल्टीप्लाई किया 250 × 1, यहाँ पे 300 × 1, और थर्ड वैरायटी को हमने मान लो y मान लिया। ठीक है, y क्वांटिटी थी उसकी, तो y × 2 सीधा मल्टीप्लाई किया, और वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाया। बेसिकली वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाया इसमें, और हमारा क्वेश्चन हो गया। कोई डेविएशन एलिगेशन कुछ नहीं लगाया। ठीक है, इजीली जब क्वेश्चन बन रहा हो तो क्यों लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कई लोग अटकेंगे, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ये है एस, सॉरी, ये है टी, ये है एस, ये है यू। ठीक है, एस पे 90 डिग्री बना रहा है। एंगल एस टी यू जो है वो 60 है। तो एंगल ये कितना होगा? ये 30 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड एस टी। एस टी की लेंथ क्या होगी इफ ट्राइंगल एस टी यू, यानी सर्कम रेडियस होता है कैपिटल आर, वो 27 है। हमें पता है आर होता क्या है? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, यही होता है। जहाँ पे डेल्टा डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एबीसी होती है साइड्स। अब साहब हमें साइड्स तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि एस यू अपॉन टी यू। और होता कितना है? √3/2। यानी कि अगर मैं इस साइड को √3x मान लूं, तो टी यू क्या होगी? 2x होगी। अगर ये 2x होगी, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2। यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा? x हो जाएगा। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 तो होता है, तो x/2x, तभी तो 1/2 आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें ये एक चीज पता चल गई कि सारी साइड्स x की टर्म्स में हमें पता चल गई। r की वैल्यू हमारे पास 27 है। ठीक है, a की वैल्यू √3x इंटू, मतलब ए बी सी कुछ भी, ये तो सारी साइड्स है ना, तो कोई सी भी मान लो, कोई सी भी साइड्स। ठीक है, 4 इंटू हाफ इंटू डेल्टा क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल का x इंटू √3x। तो x इंटू √3x तो कट ही गया, तो बचा कितना यहाँ पे? ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू 27 आ गई। हमसे पूछा क्या था? लेंथ ऑफ साइड एस टी यानी कि x ही पूछा था, x की वैल्यू आ गई 27। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना था। कई लोग अटक गए होंगे शायद इस क्वेश्चन में, आई डोंट नो। ये साइड गिवन ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, लेकिन आई होप अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये डिस्काउंट, फिर एडिशनल डिस्काउंट, फिर ओनरनेस, इस पे प्रॉफिट कमाए, इसको हमेशा करते हैं रेशो से। रेशो से कैसे करेंगे? एमपी से एसपी का रेशो कितना आएगा? 100 से, पहला डिस्काउंट है 100 से 25, तो एसपी होगा 75। दूसरा डिस्काउंट है 8%, 100 से 92 होगा। ठीक है, और सीपी से एसपी क्या आएगा? सीपी अगर 100 माने तो एसपी कितना होगा? 115। ठीक है,
हमसे पूछा बेसिकली क्या है, सीपी से एमपी पूछा है, तभी तो मार्कअप आएगा। सीपी से एमपी पूछा है, तो अगर मैं यहाँ पे एसपी से सीपी लिख दूं, एसपी से सीपी वो कितना होगा, 115 से 100, और इन सबको फिर मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि भाई ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना इजीली, ठीक है। तो 100 से 75, 100 से 92 और 115 से 100, ये हमारे रेशियो हैं, ठीक है। इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 25 3 25 4, 4 से कितना होगा 2 और 23, यानी कि 115:69। ये हमारे पास आया एमपी से सीपी, यानी कि सीपी से एमपी क्या आएगा, 69 से 115, ठीक है। 69 से 115 यानी कि कितना मार्कअप हुआ, 31 + 15 46 मार्कअप हुआ, किस पे हुआ, 69 पे हुआ, इंटू 100। मार्कअप परसेंट ही तो पूछा है, 23 का 2, ये 66.66% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को रेशो से करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी नॉर्मल भी कर सकते हो, 100 मान लो, 75 मान लो, ठीक है, 75 हो जाएगा, 75 पे 8% का डिस्काउंट मान लो, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बात एक्चुअली सेम ही है, लेकिन रेशो से कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ेगी। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है कि कब क्या करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यार कई लोगों को नहीं आएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको सही से आता है पीएनसी या प्रोबेबिलिटी वही कर पाएंगे। करना कैसे होता है ऐसे क्वेश्चन को, पहली बात तो 7 कार्ड है, तो ऐसे 7 खंड बना लो, ठीक है। हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही प्लेस द कार्ड्स नंबर 4 एंड 9 कंसेक्यूटिवली। इन क्वेश्चन को सोचना कैसे होता है आप वो समझो, ठीक है। मैंने माना 4 को इधर बिठा देता हूँ, 9 को इधर बिठा दिया, मैंने तो बस फिक्स कर दिया कि भाई ये दोनों ऐसे साथ में, ठीक है। तो बाकी कार्ड्स अपने आप को कितने वेज में परम्यूट कर सकते हैं भैया, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब बाकी कार्ड्स आपस में कैसे भी आ सकते हैं, मान लो 1 2 3 6 और क्या बचा 7, ठीक है। अच्छा 1 2 तो है ही नहीं, सॉरी। 3 है 5 है 6 है 7 है 8 है, वो कैसे भी आ सकते हैं ना। मतलब ये आपस में कितनी वेज में परम्यूट करेंगे, 5 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने 4 और 9 को ये मान लिया, यहां मान लिया, तो भी भाई साहब बाकी नंबर्स के लिए 5 जगह बची है, 1 2 3 4 5 जगह बची है, तो ये भी 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। अब मैं 4 9 को इधर मान लूं, ठीक है, इधर की जगह इधर मान लेता हूँ, तो भी 5 फैक्टोरियल वेज। 4 9 इधर आ गए तो भी 5 फैक्टोरियल वेज। 4 9 इधर आ गए तो भी 5 फैक्टोरियल वेज। 4 9 इधर आ गए, 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। और ये 7 जने थे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 6 आएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ वेज में कितने वेज में 7 आ सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज मिस कर दी, एक चीज हमने ये मिस की कि 4 और 9 आपस में भी तो परम्यूट कर सकते हैं। अरे मान लो यहाँ 9 पहले होता 4 होता, तो एक्चुअली में तो इसके 2 वेज हो रहे हैं ना, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इंटू 2 वेज हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 वेज हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 वेज हो रहे हैं। तो एक्चुअली में इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे नंबर ऑफ वेज आ गए जिसमें 4 और 9 कंजिक्यूटिव रह सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका मतलब कि 7 लोग, ये 7 कार्ड, टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें 7 कार्ड परम्यूट कर सकते थे वो कितना होगा, 7 फैक्टोरियल, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल, और जिसमें 4 और 9 कंजिक्यूटिव होंगे वो कितने वेज हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 12 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 6 का 2 यानी कि 2/7 इसका आंसर है। तो इन क्वेश्चन को सोच के कैसे करना होता है, एक होता है कि कई लोग रट लेते हैं, ठीक है, रट लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें बस बाकी कितने नंबर ऑफ हैं 5 फैक्टोरियल इंटू हमें 6 लिख देना है, इंटू 2 लिख देना है, मतलब कई लोगों ने रट्टा मार रखा है, ठीक है। पर मैंने आपको तरीका बताया कि सोचते कैसे हैं, रट्टा मत मारो। इस तरीके से सोचा जाता है इन क्वेश्चंस को कि भाई आ, मैं मतलब यहाँ पे 7 वेज बनाऊं, यहाँ पे 4 9 को 7 बिठा दूं, कोई बात नहीं, फिर देख लेता हूँ कि यहाँ पे बिठा के देख लेता हूँ, फिर यहाँ पे बिठा के देख लेता हूँ। तो ऐसे क्या है, इससे थिंकिंग डेवलप होती है, तो आप सोच के करोगे तो अच्छा है, ताकि आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, नए क्वेश्चन को हैंडल करने का आपको तरीका आएगा, ठीक है। आप रट के करोगे तो फिर नए क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना है एक चीज। अभी एवरेज का क्वेश्चन मैं हमेशा ले लेता हूँ क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ, कई लोगों को ये जानना रहता है कि कैसे आप बेसिक से करते हो। तो x1 से लेकर x9 क्या है, इनका सम क्या होगा, 13। एवरेज सेट ऑफ 9 नंबर इज 13, ठीक है, 13 इंटू 9 इसका, जिसमें से फर्स्ट 6 नंबर यानी कि x1 से लेकर x6 का सम है हमारा
x1 प्लस x6 मान लेते हैं, वो कितना है? वो है 90। तो हमारे पास x7 प्लस x8 प्लस x9 कितना होगा? प्लस x9 ये कितना होगा? 13 × 9 117 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 27 हो गया। ठीक है। अनदर सेट है 11 नंबर्स का। ठीक है, x1 से लेकर x11, इसका सम कितना होगा? 11 × 21, यानी कि 21 × 11 कितना होता है भाई? 21 और 21, एक 231। ठीक है, 231। और इसमें से फर्स्ट 9 नंबर्स हैं, x1 से लेकर x9 का सम, इसको है ना y1 लिख दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो y1 से लेकर y9 कितना है? 9 × 22 विच इज इक्वल टू 198। ठीक है, तो y10 प्लस y11 कितना होगा? 33। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हमें बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5 नंबर्स टेकन फ्रॉम बोथ सेट्स टुगेदर। तो रिमेनिंग कौन बचे थे? x7 से x9 बचा था और y10 प्लस y11 बचे थे। इन सबको ऐड कर दिया। इन सबको ऐड कर दिया तो क्या आएगा? 33 प्लस 27, 27 और 33 को ऐड करेंगे 60 आएगा। पूछा क्या है कि इनका एवरेज निकालना है, यानी कि 60 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 12। क्वेश्चन खत्म। तो ना तो हमने इसमें कोई डेविएशन लगाया, ना कोई एलिगेशन लगाया, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा करते गए। आंसर बहुत इजीली आ गया, कुछ सोचना नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ सोचना नहीं पड़ा इस मेथड में। डेविएशन वेविएशन लगाते सोच सोच के पागल हो जाते कि करना क्या है। तो मैं तो यही कहता हूँ जिसमें सोचना ना पड़े वो हाथ चलाते जाओ, करते जाओ, काम हो जाएगा। हाथ चलाओ बस, और कुछ नहीं। खैर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ज्यादातर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, 100, 100 से 110 मानेंगे, 100 से 110। ठीक है, फिर डिक्रीज हुआ तो 100 से 90, फिर इंक्रीज हुआ तो 100 से 105, और फिर 100 से 105, फिर काटा पीटी शाटा पीटी करेंगे और फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं जनरली ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, 4 लाख मैंने लिख लिया। 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। एक जीरो मिस हो गया। ठीक है, तो 0 0 0 0 4 ऐड करता रहता हूँ। ठीक है, फिर 44% का 10, क्योंकि पहले 2 घंटे में 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो 44, इसका कितना होगा? 44,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जीरो ही हटाना पड़ता है ना। जब भी 10% वाली चीजें करते हैं तो एक जीरो ही हटाना पड़ता है। ठीक है, अब ये डिक्रीज हुआ 10% से, तो 10% यानी कि 48, 400 से डिक्रीज होगा तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 13 8 5। ठीक है, 7 4 3, तो ये कितना आया? अभी यहाँ तक कितना हुआ? 435600। अब इंक्रीज हो रहा है 5% पर आवर से नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए। तो 4356 को बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 5 3 15 7। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमें ऐड करना है 21780। ये ऐड कर दिया हमने, 7 5 और 457380। अब 4573 8, एक्चुअली 4573.8 में हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 9, 7 5 36, 8, और ये आ गया 22869। 22869, बस इसको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा 480249। सिंपल। अब इसमें ये भी उतना ही टाइम लेगा। अगर आपकी ऐसे प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो ये ज्यादा कम टाइम लेगा बजाय कि आप रेशो मेथड से करो। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिक की प्रैक्टिस इतनी तेज कर लो कि अभी जैसे मैंने किया सेम यही मैंने मॉक में किया था। ठीक, तो बहुत तेज हो रहा है क्वेश्चन। तो कोई मतलब प्रैक्टिस ऐसी कर लो कि वैसे ही तेज हो जाए। ठीक है, ये है cos 51, और इसको क्या लिख सकते हैं? sec प्लस 39, sec 90 प्लस 39। अब आप एक बात देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आपको पता है कि ASTC होता है। ठीक है, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो sec 90 प्लस 39, sec यानी कि कॉस। सेक किसका? वो है कॉस का है। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो पहली बात तो एक नेगेटिव आएगा। और दूसरा सेक किस में टूटता है? कॉसेक में, तो माइनस का कॉसेक 39 आएगा। ठीक है, कॉस 51 इंटू माइनस का कॉसेक 39। कॉसेक 39 को हम क्या लिख सकते हैं? अपॉन साइन 39। साइन 39 को फिर क्या लिख सकते हैं? कॉस 51। तो कॉस 51 अपॉन कॉस 51 क्या होगा? ये होगा -1। पहली टर्म आई हमारी -1। अब दूसरी टर्म भी आप कर सकते हो, साइन 46 और कॉसेक 134 कितना होगा? कॉसेक ऑफ 90 प्लस 44। साइन होता है पॉजिटिव, कॉसेक जो है साइन का ही तो उल्टा है। अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/sin 90 + 44 है। तो साइन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन 46 अपॉन कॉस 44। कॉस 44 को अगेन साइन 46 लग सकते हैं, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। आपको समझ में आएगा, ये आपको ये ध्यान रखना है कि
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में एएसटीसी बेसिकली, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको सेक और कॉसेक का नहीं समझ में आए तो इसको वन अपॉन कॉस करके कर लेना भाई, ठीक है। फालतू गड़बड़ मत करना, ठीक है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि हाँ तो साइन का लिखा है तो कॉसेक का कैसे बताऊंगा, अरे भाई उसको वन अपॉन साइन लिख के कर लो यार, ठीक है। तो कोई खास था नहीं इस क्वेश्चन में कुछ, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम रीजनिंग पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे तो इजी था, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। 3, 1, 16, 19 सबकी हम प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। 14, 5 लॉजिक बता देता हूँ, कई लोगों को शायद लॉजिक नहीं क्लिक करे, मुझे भी एक बार नहीं किया था, ठीक है। बाद में कर गया था, वो अलग बात है। तो इसमें लॉजिक ये है कि यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ठीक है। ये 16, 14, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ -1, फिर -2, ये लॉजिक है, ठीक है। ये -1, यहाँ -2, फिर ये -1, -2। तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। सिंबॉलिक का क्या होगा, -1, यानी कि -1, यानी कि एक्स और आर आना चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी हो जाएगा। इन केस किसी को नहीं आया हो तो वो लॉजिक देख सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें बेसिकली बोला क्या है कि सीनियर्स विद डायबिटीज कैन फॉलो a हेल्दी डाइट, but they should take insulin as per indications and must include exercise in their daily routine for better results। मतलब इंसुलिन होना चाहिए और एक्सरसाइज होनी चाहिए ताकि बेटर रिजल्ट्स मिले, ठीक है। बेटर रिजल्ट्स मिले डायबिटीज से निपटने के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज हेल्प्स बॉडी टू यूज इंसुलिन बेटर, ऑब्वियसली। एक्सरसाइज जो है वो इंसुलिन को कंट्रोल करती है, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडिकेशन भी मिल रहा है कि इंसुलिन लेना चाहिए हमें एज पर इंडिकेशंस, और एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए और बेटर रिजल्ट्स। तो बेटर रिजल्ट्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं इंसुलिन को रेगुलेट करेगा, तभी तो भाई इंसुलिन लेंगे तभी तो डायबिटीज में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज जो है वो इंसुलिन को रेगुलेट करेगी। इतना डायरेक्ट भी नहीं है कंक्लूजन, लेकिन कंक्लूजन डेफिनेटली सिचुएशन से आ सकता है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट होता, आई थिंक स्टेटमेंट होता तो फिर शायद चीजें थोड़ी अलग होती, बट ये स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ा सिचुएशन है, ठीक है। सिचुएशन कंक्लूजन में थोड़ा डायरेक्ट भले ही ना आए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी अगर कंक्लूजन आ रहा है तो कंक्लूजन वन ट्रू होगा, ठीक है। इवनिंग वॉक्स आर नॉट एज बेनिफिशियल, इवनिंग वॉक की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, ठीक है। और वैसे भी लॉजिकली भी ये रॉन्ग ही है, लेकिन पर बात भी नहीं हुई है, ठीक है। सिचुएशन में ऐसा कहीं बोला भी नहीं है कि इवनिंग वॉक्स का जिक्र तक नहीं है, ठीक है। तो इसको तो कैसे भी कंक्लूड नहीं कर सकते, तो ओनली वन कैन बी कंक्लूडेड होगा। कई लोगों का डाउट फर्स्ट में हो सकता है कि फर्स्ट कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट नहीं है, ये सिचुएशन है, ठीक है। सिचुएशन में थोड़ा इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकाला जा सकता है, ये स्टेटमेंट अजम्पशन भी नहीं है, ठीक है। ये अलग चीज, सब अलग चीजें हैं, ठीक है। ये थोड़ा अलग है मामला, पता नहीं कैसे समझाऊं, लेकिन चीजें अलग है थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 34। 34 है कि इन द मॉडर्न डे एजुकेटर्स यूज प्रोजेक्टर्स एंड प्रेजेंटेशन टू एनहांस लर्निंग, ठीक है। हम प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्टर यूज करते हैं लर्निंग के लिए, रादर देन यूजिंग व्हाइट बोर्ड, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मैं कुछ प्रेजेंटेशन मान सकते हो आप। टीचिंग थ्रू पावर पॉइंट कैन सेव टाइम फॉर अ टीचर टू राइट द वर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन अ बोर्ड। ऑब्वियसली पावर पॉइंट में हम नोट्स बना लेते हैं, नोट्स इन द सेंस कि कुछ की पॉइंट्स हम बना लेते हैं, जिससे कि पूरा नहीं लिखना पड़ता। और पावर पॉइंट कैन लाइकवाइज अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली, क्योंकि वो काफी रिएक्ट अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव होता है, वो वर्ड मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, कोई बात नहीं। तो इन्फ्रेंस है कि लर्निंग टू रिप्रेजेंट, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शायद गलत लिख दिया इन्होंने, लर्निंग टू प्रेजेंटेशन हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो बिल्कुल सही बात है कि प्रेजेंटेशन जो है वो इनहेंस लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग में प्रेजेंटेशन हेल्प करती है, ठीक है, ये तो सही बात है। और टीचर्स डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नोट्स प्रेजेंटेशन, नो। सिर्फ की पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नोट्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है, टीचिंग थ्रू पावर पॉइंट कैन सेव टाइम फॉर अ टीचर टू राइट द वर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन अ बोर्ड। सिर्फ की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब क्या है, की पॉइंट्स। तो पूरे के पूरे नोट्स तो नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। सिर्फ की पॉइंट्स हम दे रहे हैं। तो स्टेटमेंट टू मतलब इन्फरेंस टू तो कंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर इफ ओनली वन फॉलोज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन मैंने बस एक स्टेटमेंट के लिए लिया है, विच इज दिस।
तो आपको समझना पड़ेगा, ए एंड डी बोला है, ए एंड डी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ब्रदर ऑफ डी, यानी कि डी के हस्बैंड का ब्रदर है ए। बेसिकली मीनिंग ये है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, पीछे से चालू करना है, कि डी के हस्बैंड का ब्रदर है ए। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग ये है, एक्स एंड वाई का मीनिंग है कि वाई के हस्बैंड का ब्रदर है एक्स, ये मतलब है। ठीक, फिर डी एट द रेट एच, फिर तो आप कर ही लोगे, डी इज द मदर ऑफ एच, डी इज द मदर ऑफ एच। अब बोला है कि एच इज द सन ऑफ के, एच इज द सन ऑफ के, डी हमारी मदर हो गई, एच इज द सन ऑफ के हो गया, मतलब ये हो गया, के इज द सन ऑफ एन, के इज द सन ऑफ एन, और एन इज द वाइफ ऑफ क्यू, है ना, ये बोला एन इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो एन ये है और क्यू ये है, एन सॉरी एन मैंने गलत बना दिया, एन इज दिस। ठीक, तो अब पूछा क्या है, ए रिलेटेड टू क्यू, तो ए कैसे रिलेटेड है क्यू से, तो ऑब्वियसली ए जो है वो भाई के का ब्रदर है A, और के इसका सन है, तो ए भी सन हो गया, तो इसका आंसर सन हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, पर कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने लिया था, वो आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 45 नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से ले लेता हूँ, इन केस कुछ लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट सेकंड कौन सा लेटर है, वीई, फोर्थ और फिफ्थ कौन से, क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट बोला है, तो फर्स्ट सेकंड है वीई, फोर्थ और फिफ्थ है ओ एम। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ, सारे कॉम्बिनेशन बना के, वीई एम ओ, उसके बाद वी एम ई ओ, वी एम ओ ई, उसके बाद वी ओ एम ई, और वी ओ ई एम। तो कोई बन रहा है क्या वी से, नहीं बन रहा। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ ई, ई वी ओ एम, ई वी एम ओ, उसके बाद ई ओ एम बी, ई ओ वी एम, उसके बाद ई एम वी ओ, और ई एम ओ वी। कोई भी बन रहा है, नहीं बन रहा। नेक्स्ट मैं लेता हूँ एम से, एम ओ वी ई, बन गया। ठीक है, एम ई ओ ई वी नहीं है, एम यानी कि मूव एक बन रहा है। ठीक है, एम वी ई ओ, एम वी ओ ई, एम ई ओ वी, एम ई वी ओ। ठीक है, कोई सा भी नहीं बन रहा, सिर्फ एक बना है। ठीक है, और ऐसे ही आप निकाल लेना, वी ई एम हो गया, ओ से निकाल लेना, वैसे कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक ही बन रहा था इसको, इस केस में मूव। तो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है, सारे आप लिखोगे तो सिली नहीं होगी। अगर मन मन में करोगे तो फिर मन मन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मन मन मुस्कुरावे मुंह दिलावे आया है। खैर, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, मैंने हमेशा बोला है 6%, 1 2 3 4 5 6 तुरंत हाथ चलने चाहिए। ठीक है, नॉट डायरेक्शन, C sits third to the right of F. Okay. B is not an immediate neighbor of D. C sits at the end of row. मैंने हमेशा बोला है कि एंड पकड़ो या मिडिल पकड़ो, कुछ तो पकड़ो। तो C को मैं मान लेता हूँ, इस एंड पे मानू, इस एंड पे मानू। तो इस एंड पे मानूंगा तो C sits third to the right of F हो सकता है, इस एंड पे मानूंगा तो C sits third to the right of F नहीं हो सकता। तो C की पोजीशन फिक्स हो गई, और F की पोजीशन भी फिक्स हो गई, 1 2 3। ठीक है, अब क्या बोला कि D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, मान लेते हैं D यहाँ है, तो A सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो A सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D। सही हो गया। एक कॉम्बिनेशन और क्या बन सकता था कि C यहाँ है, F यहाँ है, ये तो फिक्स था हमारा, तो D यहाँ बैठता। D यहाँ बैठता तो क्या A सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल गलत है, यानी कि D A F C सबकी पोजीशन हो चुकी है फिक्स। नाउ P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, यानी कि B की पोजीशन भी हो चुकी है फिक्स, तो यानी कि E की पोजीशन भी हो चुकी है फिक्स। तो हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3 विच इज E। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन फिक्स होती गई और क्वेश्चन सॉल्व होता गया। कुछ ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं था, पर मैं हर बार डेटा सफिशिएंसी या सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ताकि आपको डाउट ना रहे और आपको पता रहे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैं बता दिया आपको। ये सिलोजिज्म मैं कैसे करता हूँ। सम म्यूजिक इज मेलोडी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऑल म्यूजिक इज सॉन्ग, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। नो सॉन्ग इज थीम, एंड सम थीम इज टॉपिक। तो पूछा है कि नो म्यूजिक इज थीम, भैया नो सॉन्ग इज थीम है तो म्यूजिक तो इसी का पार्ट है पूरा का पूरा, तो नो म्यूजिक इज थीम इज राइट। सेकेंड है कि सम टॉपिक इज नॉट सॉन्ग, तो कुछ थीम और कुछ टॉपिक का पार्ट ओवरलैप हो रहा है, और कोई सी भी थीम सॉन्ग नहीं है तो जरूर से कोई ना कोई टॉपिक भी सॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है।
और सम सॉन्ग इज मेलोडी, सम सॉन्ग इज मेलोडी, वो तो दिख ही रहा है हमें, ठीक है। ये तो होगा ही, क्योंकि कोई म्यूजिक अगर मेलोडी है और ऑल म्यूजिक जो है वो सॉन्ग है, तो ऑब्वियसली ये ओवरलैप तो करेगा ही, मेलोडी और सॉन्ग ओवरलैप करेगा, तो ऑल कंक्लूजन इसमें फॉलो होगा, ठीक है। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको बता दिया कि सिलोजिज्म कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं कभी लेता नहीं उसका क्वेश्चन, इसलिए बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। मैंने कहा 7 म्यूजियम, तो 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये है मंडे, ये है सैटरडे संडे, ठीक है, कोई दिक्कत। ओनली वन म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड ईच डे, विच म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड ऑन सैटरडे, ये पूछा है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट वन से। सी वॉज इनॉग्रेटेड इमीडिएटली बट बिफोर जी, बट आफ्टर ओनली ई। सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई के बाद इनॉग्रेट हुआ है। भैया ऐसे कब हो सकता है? मान लो सी यहाँ हो तो काफी लोगों के बाद इनॉग्रेट होगा, सी यहाँ हो, कहीं भी सी हो, सी सिर्फ ई के बाद इनॉग्रेट हुआ है, यानी कि सी की पोजीशन यहाँ होगी, ई की पोजीशन यहाँ होगी, ये फिक्स हो गई, ठीक है। क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें सी जो है सिर्फ ई के बाद आए और किसी के बाद ना आए, ठीक है। और सी वॉज इनॉग्रेटेड इमीडिएटली बिफोर जी, तो यानी कि ई सी जी ये पोजीशन हो चुकी है फिक्स। अब हमें बोला कि टू म्यूजियम वर इनॉग्रेटेड बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में दो म्यूजियम हुए थे। भैया ए यहाँ तो आ नहीं सकता कि यहाँ जगह ही नहीं है, यानी कि ए सिर्फ यहीं आएगा, और यही तो हमारा सैटरडे है। तो विच म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड ऑन सैटरडे? ए। बिल्कुल पोजीशन फिक्स है, सबकी पोजीशन फिक्स है, यानी कि हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कौन इनॉग्रेट हुआ है सैटरडे को, स्टेटमेंट वन से एकदम कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट वन का काम। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट टू से, ठीक है। हमें स्टेटमेंट वन से भले ही हो गया हो हमारा काम, लेकिन स्टेटमेंट टू भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि आइदर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। जैसा मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट वन से देखो, स्टेटमेंट टू से देखो, फिर ही कुछ करो, ठीक है। तो 3 म्यूजियम वर इनॉग्रेटेड बिटवीन ई एंड बी। हमें पता ही नहीं ए और बी कहाँ है, और एफ वॉज इनॉग्रेट। अब यार इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ई और बी तो यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। भैया ये दोनों आपस में भी इंटरचेंज होता है, हाँ, तो इसमें तो कोई पोजीशन फिक्स ही नहीं है, और एफ और डी कहीं भी हो सकते हैं भाई। एफ और डी यहाँ भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पे ई और बी अगर यहाँ है तो एफ और डी यहाँ भी हो सकते हैं। मतलब इस वाले स्टेटमेंट से तो हम कुछ नहीं कह सकते कि सैटरडे को कौन था, यानी कि स्टेटमेंट टू से तो कुछ नहीं कहा सकता, पर स्टेटमेंट वन से इजीली कहा जा सकता है। तो ओनली स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट वाइल स्टेटमेंट टू इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। डेटा सफिशिएंसी हमेशा एक एक स्टेटमेंट करके चलना है, पहले स्टेटमेंट वन, फिर स्टेटमेंट टू इंडिविजुअली, दोनों से आंसर ना आए तो फिर बोथ स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। तो यही इस मॉक का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।